में पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। वो चमकती हुई कांच की बोतल देखकर मेरी सिटी पिटी गुम थी। ये पागल औरत आज पक्का मेरा हैप्पी बर्थडे मना कर ही दम लेगी। मैं सोफे, कुर्सी और मेज के चक्कर काट रहा था और साथ ही साथ गिड़गिड़ा भी रहा था। अरे मेरी माँ, मेरी दादी, मुझे माफ कर दे। मैं कान पकड़ता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बस ये बोतल नीचे रख दे। मैं बदहवास होकर चिल्ला रहा था। मुझे लगा था कि आज मेरी फाइल यहीं बंद हो जाएगी। रोयान तो जैसे चंडी बन चुकी थी। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस मेरा सिर फोड़ने के लिए तैयार थी। मैं दीवार के कोने में फंस चुका था और अपनी आखिरी दुआ पढ़ रहा था कि तभी धड़ाम, कोठी का भारी दरवाजा एक जोरदार लात के साथ खुला और आवाज आई, हिलना मत, पुलिस। अगले ही पल 10-12 कमांडो स्पेशल फोर्सेस बंदूकों के साथ अंदर घुस आए। उनकी काली काली बंदूकों की नलियां सीधे हमारी तरफ थी। हम दोनों के जैसे काटो तो खून नहीं। रोयान अभी भी वो बोतल हवा में लहरा रही थी और मैं जमीन पर दुबक कर अपना सिर बचा रहा था। भाई साहब, ऐसी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई थी। तभी पुलिस के बड़े अफसर ने कड़क कर पूछा, पुलिस को किसने फोन किया? यहां किडनैपिंग की खबर किसने दी? तभी उन पुलिस वालों के पीछे से एक दबी कुचली और डरी हुई आवाज आई, साहब, वो मैं हूं, मैंने ही फोन किया था। मैंने आवाज की तरफ देखा और मेरी तो हंसी छूटते छूटते बची। सामने मिस्टर पॉल खड़ा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और हुलिया एकदम बिगड़ा हुआ था। उसने पुलिस की तरफ हाथ उठाकर मेरी ओर इशारा किया और चिल्लाया, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो गुंडा, इसी ने रोयान का अपहरण किया है। फिर वो रोयान की तरफ देखकर ऐसे इमोशनल हुआ जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। रोयान, डरो मत, मैं आ गया हूं तुम्हें इस दरिंदे से बचाने। भाई साहब, मैं और रोयान, हम दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। मतलब, ये बंदा क्या सच में सर्कस से भागकर आया है? पुलिस वाले भी चकरा गए। उनके कप्तान ने पहले रोयान को देखा, जो हाथ में बोतल लिए किसी लेडी डॉन की तरह खड़ी थी। फिर मुझे देखा, जो जमीन पर चूहे की तरह दुबका हुआ था। और आखिर में उस नमूने पॉल को देखा, जो अपनी ही धुन में मग्न था। कप्तान के माथे पर इतने बल पड़ गए कि पूछो मत। वो कड़क कर बोला, अबे ओ, ये चल क्या रहा है यहाँ? असली माजरा क्या है? इससे पहले कि मैं या रोयान कुछ कहते, पॉल फिर से बीच में कूद पड़ा और बोला। पॉल ने तो जैसे पूरी कहानी ही गढ़ ली थी। वो पुलिस के सामने हाथ पांव मारते हुए बोला, साहब, ये आदमी लल्लू ग्रुप का नया बॉडीगार्ड है। इसकी नीयत खराब थी। ये मैडम को बहला फुसलाकर घर ले आया और अब उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। मैं पीछा करते हुए यहां तक आया और जब अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो फौरन आपको फोन कर दिया। भाई, वो ऐसे रो रो कर बोल रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा मसीहा हो। कसम से, मेरा तो मन किया कि इसके पैर छू लूं। इतनी जबरदस्त कहानी तो कोई फिल्म राइटर भी नहीं लिख सकता। इसकी अक्ल पर तो सच में पत्थर पड़ गए थे। रोयान तो गुस्से के मारे कांपने लगी। उसने वो बोतल नीचे रखी और सीधा पॉल की तरफ लपकी। उसकी नाक के सामने उंगली तान कर वो दहाड़ी, पॉल, तेरा दिमाग घास चरने गया है क्या? तुझे पुलिस बुलाने के लिए किसने कहा था? ये मेरा घर है और ये मेरा निजी मामला है। तू होता कौन है बीच में टांग अड़ाने वाला? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? रोयान, मुझे पता है कि उसने तुम्हें मजबूर किया है। तुम डरो मत। जी बोड़ा अभी भी अपनी एक्टिंग कर रहा था। पुलिस कप्तान ये सब सुनकर उलझन में था। उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम खड़े हो जाओ और अपना पहचान पत्र, आईडी कार्ड दिखाओ। मैं धीरे से खड़ा हुआ और अपने हाथ फैला दिए। पुलिस अंकल, मेरे पास आईडी नहीं है। मेरे पास तो वही ली जांगो वाला फर्जी आईडी था और अगर मैं उसे निकालता तो जुर्म और बढ़ जाता। आईडी नहीं है? पुलिस की नजरें तुरंत शक से भर गईं। तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, लियू रुयान ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, इसका नाम हे कियांग है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। जी बोड़ा की आंखें फटी की फटी रह गईं। नामुमकिन। हे कियांग, वो वो तो मर चुका है ना? पुलिस कप्तान भी चकरा गया। मर चुका है? ये जीता जागता इंसान तो यहां खड़ा है। लियू रुयान ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। वो मेरे पास चलकर आई और उसने मेरा हाथ थाम लिया और अपना सिर एक गर्वित मोरनी की तरह ऊपर उठा लिया। हाँ, वो मरा नहीं है। पहले जो कुछ भी हुआ, वो सब हम प्रेमियों के बीच का एक मजाक था। फिर वो मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में धमकी और विनती का एक मिला-जुला भाव था। है ना जानू? उस जानू शब्द ने तो जैसे मेरी हड्डियों तक को पिघला दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर चारों तरफ तनी हुई बंदूकों की नली पर नजर डाली और तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये बस एक मजाक था। मुझे लगा जैसे मेरी खाल इतनी मोटी हो गई है कि उस पर गोलियां भी बेअसर हो जाएं। मजाक? पुलिस कप्तान को जरा भी यकीन नहीं हुआ। मजाक ऐसा कि अंतिम संस्कार तक हो गया और बात यहां तक पहुंच गई कि गोलियां चलने की नौबत आ गई। लियू रुयान बिना पलक झपकाए पूरे आत्मविश्वास के साथ समझाने लगी। पुलिस साहब, बात ऐसी है कि पिछले कुछ समय से मुझ पर काम का बहुत दबाव था। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने यह तरीका सोचा कि ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकूं और खोने के दर्द को महसूस करके अपनी मौजूदा जिंदगी की अहमियत समझ सकूं। रही बात अभी की, तो हम दोनों बस रोल प्ले कर रहे थे। मैं एक ऐसी डोमिनेटिंग क्वीन बनी थी जो घरेलू हिंसा करती है और ये बेचारा दया की भीख मांगने वाला एक मासूम सा किरदार निभा रहा था। ये हम दोनों के बीच का एक छोटा सा रोमांटिक खेल है। मैं तो ये सब सुनकर सन्न रह गया। क्या गजब की कलाकार है। कहानी बुनने की ऐसी काबिलियत कि इसे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए।
अगर ये स्क्रिप्ट राइटर होती तो आज कहाँ होती? रोल प्ले और छोटा सा मजाक। कसम से, मैं तो अभी तुम्हारी बोतल से मरने ही वाला था। पुलिस वाले भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जाहिर है, दिमाग घुमा देने वाले इस लॉजिक ने उन्हें भी सदमे में डाल दिया था। जी बोड़ा तो पूरी तरह टूट गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। नाम मुकिन, रुयान, पक्का उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। पुलिस साहब, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। वो बस एक धोखेबाज है। न्यू रुयान ने उसकी ओर एक ठंडी नजर डाली। इसे यहां से बाहर निकालो। दो पुलिस वालों ने छटपटाते हुए जी बोड़ा को पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। आखिरकार दुनिया में थोड़ी शांति हुई। पुलिस कप्तान ने हमारी ओर देखा और एक ठंडी आह भरी। ठीक है, अब जब ये सब एक गलतफहमी है, तो हम अपनी टीम वापस ले जा रहे हैं। लेकिन मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रहा हूं। अगली बार जब ऐसा रोमांटिक खेल खेलो, तो थोड़ा कम शोर मचाना। पुलिस का समय बर्बाद करना शर्मनाक बात है। जी, जी बिल्कुल, पुलिस अंकल, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैंने सिर झुकाते हुए और हाथ जोड़ते हुए उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, विला में फिर से वही कब्र जैसी खामोशी छा गई। मैं और लियू रुयान एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। अभी कुछ देर पहले जो जोड़ा एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ रहा था, वो पल भर में फिर से दुश्मन बन चुका था। उसने मेरी ओर देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ले हुए गुब्बारे की तरह ढीली पड़ गई और मेरे सीने से लगकर निढाल हो गई। पिछले 6 महीनों से उसके अंदर जो गुस्सा और ताकत जमा थी, वो अब छोटे छोटे और कमजोर घूंसों में बदल चुकी थी, जिन्हें वो नफरत के साथ मेरी पीठ पर बरसा रही थी। हे क्यांग, तुम सच में बहुत पत्थर दिल हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि जिस दिन मैंने वो डिब्बा देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। उसकी आवाज रुआसी हो गई थी और उसकी हर सिसकी मेरे दिल को किसी कुंद चाकू की तरह चीर रही थी। मैंने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि और जोर से कस लिया। उसकी जुल्फों से आने वाली वो जानी पहचानी खुशबू मेरी सांसों में समा रही थी। इन 6 महीनों में मैं छिपकर रहता रहा और न जाने कितनी बार सपनों में इस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। आज जब वो सच में मेरे सीने से लगी थी, तो मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मुझसे गलती हो गई रुयान, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसके सिर पर अपना ठुड्डी टिकाते हुए धीरे से कहा। उस वक्त मुझे लगा कि अगर मैं गायब हो गया, तो तुम इन अफवाहों से बच जाओगी। तुम वही रसूखदार लियू रुयान बनी रहोगी, न कि मेरी वजह से दुनिया की नजरों में एक मजाक। बकवास! उसने झटके से सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों से बहते आंसू रोशनी में चमक रहे थे। तुम्हारे बिना मैं खाक लियू रुयान हूं। हे क्यांग, तुम्हें लगता है कि तुमने ये महान काम किया है? नहीं, ये सरासर स्वार्थ है। तुमने सारा दुख पीछे बचे लोगों के लिए छोड़ दिया और खुद मरकर छिप गए। क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा था कि मैं क्या चाहती हूं? तभी उसने अचानक अपना मुंह खोला और मेरी कमीज के ऊपर से ही मेरे कंधे पर जोर से काट लिया। दर्द के मारे मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? मैंने उसे देखते हुए पूछा। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई और नफरत भरी आंखों से मुझे घूरने लगी। उसके होठों पर अभी भी आंसुओं का नमकीन स्वाद था और उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। वो अचानक फीकी हंसी हंसी, अपने आंसू पोंछे और बेहद सख्त लहजे में बोली, हे कियांग, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। ये 6 महीने मैंने जैसे गुजारे हैं, मैं उसका एक एक पल तुमसे वसूल करूंगी। आज के बाद तुम जिंदा रहो तो मेरे साथ, और मरो तो मेरी आंखों के सामने। उसने मेरी टाई पकड़ी और उसे जोर से नीचे की तरफ खींचा, जिससे मुझे झुककर उसकी उन सुलगती आंखों में झांकने पर मजबूर होना पड़ा। अगर अगली बार भागने की कोशिश भी की, तो मैं सच में तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी और उसे समंदर में बहा दूंगी, ताकि तुम कभी अपने घर वापस ना आ सको। और फिर उसने विरोध करना छोड़ दिया। उसने अपना सिर मेरे सीने में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो रोना पिछले किसी भी समय की तुलना में कहीं अधिक दुखद था। मैंने उसे अपनी बाहों में थाम लिया, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और मेरा मन कड़वी मीठी भावनाओं से भर गया। ऐसा लग रहा था कि यह बेतुका नाटक आखिरकार खत्म होने वाला है। लेकिन मैं बहुत भोला था। अगले ही दिन मेरे मरे हुओं में से जी उठने और लियू रुयान के साथ रोमांटिक प्ले के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े जाने की खबर सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट्स की सुर्खियों में थी। हेडलाइंस एक से बढ़कर एक सनसनीखेज थीं। शॉक, मृत प्रेमी कब्र से वापस लौटा, रईस सीईओ का अजीबोगरीब रोल प्ले गेम, वफादार महिला सीईओ का पर्दाफाश, दिवंगत पति के साथ हिंसक रोमांस के चक्कर में पुलिस ने दबोचा। पूरी इंटरनेट की दुनिया हिल गई थी। कल तक जो लोग रुयान के लिए आंसू बहा रहे थे, आज वे हमें ट्रोल कर रहे थे। रुयान ने जब सुबह अपना फोन देखा, तो उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। उसने फोन पटकते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दुख नहीं, बल्कि एक खतरनाक चमक थी। हे कियांग, उसने दांत पीसते हुए कहा, अब तो तुम चाहकर भी दुनिया की नजरों से नहीं छिपाओगे। अब तुम्हें पूरी जिंदगी इस मजाक की सजा मेरे साथ काटनी होगी। वर्ष का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे आप सच्चा प्यार समझ रहे थे, वो तो एक बड़ा S&M ड्रामा निकला।
मैं और लियू रुयान एक ऐसे तरीके से पूरी दुनिया में वायरल हो गए जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर वो हाई डेफिनेशन फोटो देखी जिसमें हम दोनों सिर पर हाथ रखे डरे हुए दुबके बैठे थे, और दूसरी फोटो जिसमें वो हाथ में शराब की बोतल लिए मुझे जान से मारने के लिए दौड़ रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।